हेलो एवरीवन। तो रिएक्ट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि रिएक्ट पे सीरीज स्टार्ट करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, जॉब वगैरह सब देखना पड़ता है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम रिएक्ट जेएस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और ये जो रिएक्ट जेएस है ना, हम कंप्लीट हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ाने का मेरा एक ही रीजन है, ताकि आप अच्छे से चीजों को कवर कर पाओ। हालांकि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, हिंदी में नहीं देना है। इंग्लिश में ही होता है इंटरव्यू, बट हिंदी में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाओ। इंग्लिश में मैंने कई बार देखा है, हम पढ़ते हैं और हमको समझ में भी आता है, बट एग्जैक्ट पॉइंट समझ में नहीं आता कि सामने वाला हमको समझाना क्या चाह रहा है। लेकिन हिंदी में कैसा, हम बचपन से हिंदी सीखते आए हैं, हिंदी बोलते आए हैं ना, हिंदी में हमने पढ़ाई की है। तो अगर हम कोई चीज को हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो उसको काफी कम समय में और काफी अच्छे से हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम हिंदी में पढ़ेंगे, और बाकी इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना है, इंग्लिश की प्रिपरेशन ही करना है। मैं आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे रिएक्ट जेएस का, और देखेंगे कि क्यों हम रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। ओके, आने वाली वीडियो में हम रिएक्ट जेएस को पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको जैसे कि बैनर दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। रिएक्ट जेएस है ना, एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स यानी कि आप इसको कहीं पर भी यूज करते हो, फ्री टू यूज है, कोई भी ब्राउजर पे आप इसको यूज कर सकते हो। और ये हम क्यों यूज करते हैं, यूआई बनाने के लिए। यूआई यानी कि आप जो ब्राउजर पे देखते हो, जो वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, तो वो जो बनता है उसको बनाने के लिए हम React.js यूज करते हैं, राइट। और इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। मैं पेन लेता हूँ, यहाँ पर पेन लेता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा है यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसका मतलब ये होता है, अगर आपने यूट्यूब यूज किया रहेगा, ठीक है। यूट्यूब भी छोड़ो, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ सालों पहले अगर आप फेसबुक चलाते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे, तो उसमें क्या होता था, अगर हम एक पर्टिकुलर यूजर की कोई प्रोफाइल, कोई पिक्चर लाइक करनी है, तो जैसे हम लाइक करते थे तो पूरा पेज रिलोड होता था। सेम, अगर हमको इंस्टाग्राम पे किसी की रील को लाइक करना है, वो पूरा पेज रिलोड हो रहा है, तो वो काफी समय तक, यानी यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वो यूजर इंटरफेस के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ना, आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, आप हर 2 या 3 सेकंड से रील को स्क्रॉल डाउन करते हो। लाइक किया, स्क्रॉल किया, लाइक किया, स्क्रॉल किया। अब ऐसा हो जाए जैसे आप लाइक कर रहे हो, फिर से पेज रिलोड हो रहा है। आपने दूसरी रील को लाइक किया, फिर से पेज रिलोड हो रहा है। तो इस तरह से आप तो बोर हो गए ना, यूजर इंटरफेस के लिए सही नहीं है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि जैसे कि आप रील देख रहे हो, आपने लाइक किया, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस होगा, और पर्टिकुलर यूजर का जो रील है वो लाइक हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो और पेज रिलोड भी नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि पेज विदाउट रिलोड हुए भी उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। इस लाइब्रेरी को फेसबुक ने डेवलप किया था, और ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है, ठीक है। फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है, और ये कंपोनेंट के अंदर काम करता है रिएक्ट जेएस। यानी कि आप रिएक्ट जेएस जब बनाओगे, यानी कि इसके अंदर आप जब एप्लीकेशन बनाओगे, तो आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट कोड होते हैं, यानी कि आप उसको रीयूज कर सकते हो हर जगह पे। जैसे कि नैव बार का आपने कंपोनेंट बनाया, तो आप उसको पर्टिकुलर यानी कि मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर रीयूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, जैसे कि हमने बात किया था कि रिएक्ट के अंदर आप कंपोनेंट्स बनाते हो छोटे छोटे, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो, रिएक्ट में यूआई को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। हर कंपोनेंट्स अपना इंडिपेंडेंट लॉजिक और स्टेट मैनेज करता है। अभी जो स्टेट है वो क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली स्टेट है हुक्स, यानी कि फंक्शन कंपोनेंट जब हम पढ़ेंगे आगे, तो उसके अंदर हुक्स है, स्टेट, ठीक है, जो डेवलपमेंट को मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बनाता है, ठीक है। तो एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, जैसे कि नेवबार का मैंने कंपोनेंट बना लिया, मैंने कार्ड का कंपोनेंट बना लिया, मैंने एक बटन का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। और मेरे को जहां जहां उसको यूज करना है, मैं सिंपली उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा और यूज करूंगा, सिंपल। तो ये होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इसके बाद सेकंड है वर्चुअल डोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं इसको। तो रिएक्ट है ना, वर्चुअल डोम का यूज करता है, ठीक है। एक्चुअल डोम का लाइट वेट कॉपी होता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो
जो एक्चुअल डोम होता है, डोम बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो विंडो आपका है ना, ब्राउजर जो आपका है, जो विंडो आपको दिख रहा है वहां पर, वो आपका डोम है। और उसका एक कॉपी, एक क्लोन जो होता है वो होता है वर्चुअल डोम। ठीक है, समझा? जब स्टेट चेंज होती है, स्टेट यानी कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल अंदर चेंज होता है। आप एक एग्जांपल से समझो, स्टेट यानी कि एक वेरिएबल, जैसे ही कोई वेरिएबल चेंज होता है, रिएक्ट पहले वर्चुअल डोम में चेंज करता है, फिर एफिशिएंटली कंपेयर करके एक्चुअल डोम को अपडेट करता है। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हैं। यानी कि आपने पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज किया, सपोज मेरी एक वेबसाइट है, मैंने पर्टिकुलर एक बटन है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो रिएक्ट क्या करेगा, सबसे पहले वर्चुअल डोम यानी कि क्लोन वाली जो डोम है उसके अंदर चेंज करेगा, फिर वो रियल डोम से कंपेयर करेगा कि कितनी चीजें चेंज हुई है, और वो उतनी ही चीजें एक्चुअल डोम में चेंज करेगा। तो ये होता है वर्चुअल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जेएसएक्स। जेएसएक्स यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, इसका फुल फॉर्म है। जेएसएक्स एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है जो एचटीएमएल लाइक सिंटेक्स को जावास्क्रिप्ट में लिखने की सुविधा देता है। ये रिएक्ट कंपोनेंट्स को लिखना और समझना इजी बनाता है। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। एक आपके पास है एचटीएमएल, एक आपके पास है जावास्क्रिप्ट, है ना? अगर आप पर्टिकुलर वेबसाइट, कोई वेबसाइट आप सिंपली एचटीएमएल के फॉर्म में बनाते हो, जैसे कि आपने एक फॉर्म बनाया एच डॉट एचटीएमएल से, एक बनाया आपने डॉट जेएस से, एक बनाया आपने डॉट सीएसएस से, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, पहले आप एचटीएमएल का कोड लिखते हो, बॉयलर प्लेट डालते हो, उसके अंदर बॉडी वगैरह सब डालते हो, फिर लास्ट में आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट टैग डाल के स्क्रिप्ट वाली फाइल में जेएस का कोड लिखते हो। यानी कि आपने एचटीएमएल अलग लिखा, जावास्क्रिप्ट अलग लिखा। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या है, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एचटीएमएल लिखते हो, यानी कि एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के मिक्सचर को हम जेएसएक्स बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये होता है जेएसएक्स, राइट? इसके बाद है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। रिएक्ट में डेटा फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास होता है। ये डेटा फ्लो को ट्रैक करना और डिबग करना इजी बनाता है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास एक मेन पेज है और उसके अंदर मैंने एक बनाया होम पेज, और होम पेज के अंदर मैंने बनाया नेव पेज, नेव बार। तो अब मुझे होम पेज से नेव वाला जो कंपोनेंट है उसमें डेटा ट्रांसफर करना है, तो क्या होता है, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है व्हाई लर्न रिएक्ट जेएस। हम रिएक्ट जेएस को क्यों पढ़े भाई? हाँ, तो देखिए, पॉपुलैरिटी बहुत है भाई इसकी। इसकी मार्केट में पॉपुलैरिटी बहुत है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट घूम के आए हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको पता है मार्केट के अंदर रिएक्ट की डिमांड है, इसके लिए आप उतना देख रहे हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्ट जेएस इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एआरएनबी, यूबर जैसे कंपनीज इससे यूज करती है, आपको सबको पता है। इसकी हाई डिमांड, जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट में रिएक्ट डेवलपर की हाई डिमांड है, जो आपको करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स रीयूज हो सकते हैं, जो डेवलपमेंट को फास्टर और एफिशिएंट बनाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ऐसी याद हो जाएगी। परफॉर्मेंस, जैसे कि वर्चुअल डोम की हमने बात की थी, वर्चुअल डोम है, फिर रियल डोम है, तो डेटा कंपेयर करके वो डालता है। छोटी चीजें है, कोई इश्यू नहीं है। इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बढ़ चुका है ना? अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे देखोगे या गूगल पे सर्च करोगे पर्टिकुलर को, जो भी आपकी क्वेरी है, तो आपको जल्दी से उसके मल्टीपल्स सॉल्यूशन देखने मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी सपोर्ट, यानी कि आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी आपका एरर रहेगा, वो आपको इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी सपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन चलाने से पहले आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके सिस्टम में नोड जेएस होना चाहिए। ठीक है, अब लोग बोलेंगे भाई हम तो रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, नोड जेएस क्यों इंस्टॉल कर ले? देखिए, जो भी आप रिएक्ट जेएस के अंदर पैकेज इंस्टॉल करोगे, विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस ही आप करोगे। ठीक है, तो आपके सिस्टम में नोड जेएस होना बहुत जरूरी है। विदाउट नोड जेएस आप एप्लीकेशन रन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक चाहिए रहेगा कोड एडिटर। ठीक है, कोड एडिटर वीएस कोड काफी ही फेमस है। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करना है। ये मैं अभी करवाऊंगा भी आपको कैसे करना है। बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, क्योंकि हम रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट पे, एचटीएमएल पे, सीएसएस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? जावास्क्रिप्ट पे मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट है सेपरेट, तो आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और एचटीएमएल सीएसएस तो इजी से है, अगर एक बार भी आप थोड़ा सा भी W3 पे जाके देखोगे तो आपको हो जाएगा।
इसके बाद है इंस्टॉल नोड जेएस एंड एनपीएम। तो चलो हम चलते हैं ब्राउजर पे और इनको इंस्टॉल करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं ब्राउजर पे आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है नोड जेएस। ठीक है, जैसे आप नोड जेएस लिखोगे तो आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट आएगी। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ये जो लिख रहा है ना, नोड JS.org, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हम वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड में बता रहे हैं किस तरह से नोड जेएस के अंदर आप सर्वर वगैरह बनाते हो। तो ये तो बैकएंड का पार्ट है, हम तो रिएक्ट के लिए नोड को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है डाउनलोड नोड डॉट जीएस एलटीएस, एलटीएस का होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। मेरे सिस्टम में मैंने पहले से नोड जीएस इंस्टॉल करके रखा है तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी, है ना, एक सेटअप की फाइल मिलेगी। उस पर आपको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना है। तो आपका नोड जेएस इसके अंदर आ जाएगा। तो ये नोड आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है वीएस कोड। ठीक है, जैसे आप वीएस कोड लिखोगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इसको आपको क्लिक करना है ना। इसको कुछ इस तरह से आपको वीएस कोड की वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर वहां से नहीं करना है तो आप नीचे आएंगे। यहाँ पर देखो विंडो के लिए है और मैक के लिए है, और लिनक्स वगैरह चलाते हो तो उसके लिए। हमको मोस्टली जो यूजर है वो विंडो के है। अगर आप मैक चलाते हो तो मैक के लिए यहाँ से कर सकते हो, विंडो चलाते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, विंडो 10 और 11 में सपोर्ट है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे सेम आपको सेटअप का फाइल मिलेगा, उसको आपको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करते करते आपको सेटअप करना है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम चलेंगे हमारे वीएस कोड में, क्योंकि मैंने भी पहले से वीएस कोड इंस्टॉल करके रखा है तो मैं वापस से नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ और वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो ये मैंने ऐप करके फोल्डर बनाया है। ठीक है, अभी इसको वीएस कोड के अंदर हम ओपन करेंगे, ओपन विद कोड। तो ये मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, रिएक्ट के एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, तो चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्ट जेएस। जैसे आप रिएक्ट जेएस लिखोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर आके इस वाली वेबसाइट को ओपन करना है, गेटिंग स्टार्टेड वाले को। ठीक है, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ ओपन होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हमको हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, आएंगे राइट साइड में देखो क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, माइनस करता हूँ। और जैसे आप नीचे आओगे आपको यहाँ पर दिखेगा एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इस टर्मिनल ओपन करूंगा एक, और इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ये वाली कमांड डालनी होती है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और ये जो माई ऐप लिखा है यानी कि कौन सा आपका एप्लीकेशन का नाम होगा। ठीक है, आप माई ऐप लिख सकते हो, आप टू डू लिख सकते हो, आप कैलकुलेटर लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली माई ऐप क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा फोल्डर है ऐप वाला, उसी के अंदर मेरी जो सारी डिपेंडेंसी है, मेरे जो फोल्डर है वो उसी में बनाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली डॉट डाल देना है। ठीक है, इसको पूरे को हटा के डॉट डाल देना है। जैसे आप डॉट डालोगे तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही आपका सारा एप्लीकेशन बनेगा। नहीं तो क्या होगा, इस ऐप के अंदर एक और फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर आपका एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको एंटर मारूंगा। जैसे एंटर मारूंगा तो क्या होगा, प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम और इंटरनेट। ठीक है, तो अगर आपका टाइम ले रहा है तो चेक कीजिए आपका इंटरनेट प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, मोस्टली 2 से 3 मिनट लेगा ये। तो देखिए अभी पूरा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर बन चुका है, यहाँ पर एक सोर्स का फोल्डर बन चुका है, एक गिट इग्नोर की फाइल बन चुकी है, पैकेज डॉट लॉग जेसन है और पैकेज डॉट जेसन है। तो अभी इस प्रोजेक्ट को रन करना हमको लिखना है यहाँ पर npm स्टार्ट। ठीक है, जैसे आप npm स्टार्ट करोगे, एंटर हिट करोगे तो ये प्रोजेक्ट आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया, लोकल होस्ट 3000 पे आपका ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिएक्ट का पहला ऐप बना लिया है। अपने आप के लिए क्लैप करो। ठीक है, चलो हमारा एप्लीकेशन बन चुका है। और आज हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि रिएक्ट के अंदर जो फोल्डर आप देख सकते हो यहाँ पर पब्लिक है, नोड मॉड्यूल्स है, एसआरसी है, तो इनका क्या यूज है। और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम टेलविंड को कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता है टेलविंड क्या है मैं बता देता हूँ।
स्टार्टिंग में हम सीएसएस की फाइल लिखते थे स्टाइल डॉट सीएसएस करके, और जो भी हमको स्टाइल देना है तो हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारे सीएसएस का कोड लिखते थे। फिर थोड़ा सा जमाना आगे बढ़ा, थोड़ी सी नई चीजें आई तो बूटस्ट्रैप आया, ठीक है। फिर और थोड़ा जमाना आगे बढ़ा और नई चीजें आई तो टेलविंड आया। तो इस तरह से हम एक तरह से बोल सकते हैं सीएसएस का फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, ठीक है, टेलविंड। और मोस्ट ऑफ द कंपनी अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड को यूज करती है क्योंकि इजी टू राइट है। आपको ओनली क्लासेस का नाम लिखना है और आपके एलिमेंट के अंदर वो सीएसएस अप्लाई हो जाती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ रिएक्ट का फोल्डर समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टेलविंड को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि एक कमांड डाली थी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और एक फोल्डर का नाम। तो जब हम ये कमांड डालते हैं तो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम जैसे ही करेंगे हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा और हमको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें क्या है देखिए। तो यहाँ पर आपको फोल्डर में दिख रहा होगा पैकेज डॉट जेसन। हम इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ना आपके पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रहते हैं, राइट। अगर आपका पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल डिलीट हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और जब हम प्रोडक्शन में हमारा ये जो प्रोजेक्ट डालते हैं, यानी जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं, तो हम ये जो नोड मॉड्यूल्स दिख रहे हैं जिसपे हम अभी आएंगे, तो वो हम नहीं डालते, उसको हम पुश नहीं करते, हम ओनली पैकेज डॉट जेसन डालते हैं। और जैसे हम करेंगे npm इंस्टॉल, तो जो जो इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज रहेगी वो सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। तो बेसिकली पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी डिपेंडेंसीज रहती है कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी चीजें यूज की है। अब जैसे कि मुझे कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज करना है मेरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, तो मैं डालता हूँ npm इंस्टॉल, जैसे कि रिएक्ट राउटर डोम है, मेरे को यूज करना है, तो मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो जैसे ही मैंने रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज इंस्टॉल किया तो उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी। और जब हम इसको पुश करेंगे तो सिर्फ पैकेज डॉट जेसन जाएगा, और सामने वाला जब इसको npm इंस्टॉल करेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से पैकेज डॉट जेसन का काम होता है, यानी कि इसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट की इन्फो रहती है, एक तरह से बोल सकते हो, राइट। और यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रिप्ट है, फिर यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आप कोड लिखोगे, यानी कि जो भी फाइल को रन करना है आप यहाँ पर लिखोगे। फिर जब हम बिल्ड करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, क्योंकि ब्राउजर को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही समझ में आता है, उसको नहीं पता है GSX क्या होता है, राइट। तो जब हम बिल्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली है ना हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको HTML CSS में कन्वर्ट कर देता है, राइट। फिर यहाँ पर टेस्ट है, इजेक्ट है, ये सारी चीजें है, इस पे भी आपको ध्यान देना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन का काम हो गया, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स में। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसका जो भी चीजें रहेगी वो इसके अंदर आ जाएगी। और ये जो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ना वो हम प्रोडक्शन पे पुश नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखिए ये देखिए बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसमें अनलिमिटेड है। ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे ना वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, एक तरह से बोल सकते हो। और जब हम पुश करते हैं तो इसको गिट इग्नोर के अंदर डालते हैं, ठीक है, और सिर्फ पैकेज डॉट जेसन को हम पुश करते हैं, ओके। तो ये हमारा नोड मॉड्यूल्स हो गया। फिर आता है पब्लिक। पब्लिक को मैं ओपन करूंगा, इसके अंदर एक फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो बेसिकली हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट की ये वाली जो फाइल है ये है मेन फाइल। यहाँ पर आपको एक आईडी मिलेगी रूट करके। फाइनल में यही आईडी ब्राउजर पे रेंडर करती है, यही पेज ब्राउजर पे जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसका एंट्री पॉइंट एक तरह से आप बोल सकते हो। तो सारी चीजें इसी के अंदर आती है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये रूट के अंदर कहाँ से चीजें आ रही है, ठीक है। यहाँ पर फेविकॉन डॉट आइकन है, दो तीन इमेजेस है, बाकी और कुछ है नहीं। यानी कि पब्लिक के अंदर आपको सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिलेगी जो कि हमारी रूट फाइल है, ठीक है। इसके बाद है सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर देखिए एक ऐप नाम का जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हुआ है। देखिए अभी मैं बताऊंगा इंपोर्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट एक तरह से आप मान सकते हो यहाँ पर ऐप वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर हुआ है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये जो ऐप वाला कंपोनेंट है, मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो चुका है। तो ये कहाँ से आया, स्लैश ऐप में। तो यानी कि इसी फोल्डर के अंदर हमको ऐप डॉट जीएस मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा फोल्डर, ठीक है, ऐप डॉट जीएस। तो इस ऐप डॉट जीएस को मैंने बनाया है, एक तरह से समझो कि एक फंक्शन है और इस फंक्शन को मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मतलब जैसे ही मैं करूंगा तो ये सारी फंक्शनैलिटी है ना मेरे को इसके अंदर देखने मिल जाएगी, राइट। और ये जो हमारा इंडेक्स डॉट जीएस है इसको हमने कहाँ इंपोर्ट किया है, रूट के अंदर। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अब रूट हमने कहा देखा था, हमारे पब्लिक के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, ठीक है।
तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट बना रहे हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो एक स्टेडियम बना रहे हो, है ना, जहां पर आपको क्रिकेट खेलना है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक रूट बनाया जिसमें इसने रेंडर कर दिया, क्या रेंडर किया है, एप डॉट जीएस। और एप डॉट जीएस के अंदर हमने क्या लिखा है, हमारे कोड लिखे हैं। तो अभी मैं इसको चलता हूँ, रन करता हूँ, एनपीएम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एनपीएम स्टार्ट किया तो मेरे पास ये वाला पेज खुल के आ गया है, लोकल होस्ट 3000। और यहाँ पर लिखा है एडिट डॉट एप डॉट जीएस एंड सेव टू रिलोड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। तो ऐप वाला फाइल है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा दीपक जाड़ीवाल, ठीक है। मैंने मेरा नाम लिखा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम आपको देखने मिल रहा हो, ठीक है। तो ये वाली फाइल, इस फाइल के अंदर हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। और ये जो एप डॉट जीएस की फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट होके रखी है इंडेक्स डॉट जीएस, ठीक है। और ये जो इंडेक्स डॉट जीएस है ये कहाँ पर डालता है अपना कोड, रूट के अंदर। और ये रूट हमको कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है हमको रूट, ये हमको मिल रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। कहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये बेसिकली इस तरह से हमारा जो रिएक्ट का जो कोड होता है वो वर्क करता है। आगे हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, प्रोप्स पढ़ेंगे, तो और चीजें आपको क्लियर होने लग जाएगी। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भाई चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिएक्ट नहीं सीखूंगा। ये वाली चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखनी है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज को हम करते हैं तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप इस रिएक्ट जेएस को थोड़ा टाइम दीजिए। देख, आप 1 महीना 2 महीना करिए, आप देखोगे अपने आप में कि आपको चीजें समझ में आ रही है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो अभी तो हमने बस स्टार्ट किया है, हमने जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर समझा है। तो अभी देखिए एक फाइल और है गिट इग्नोर, ठीक है, ये अभी आप छोड़ दो, इतना जरूरी नहीं है। गिट इग्नोर बेसिकली इसके अंदर हम वो वाली फाइल ऐड करते हैं जो हमको पुश नहीं करनी होती है, ठीक है। और एक है पैकेज डॉट लॉग जेसन, तो ये भी आपके किसी काम का नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। और मैंने इस सीरीज के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, रिएक्ट जेएस हिंदी करके, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने अभी तक पहले की जो प्रीवियस वीडियो वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे ना तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। ऐसे बीच में आगे पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट टू एंड चीजों को समझे, ठीक है। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपके लिए मैंने हिंदी में सीरीज स्टार्ट कर दी है, आपको मैं एक जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ। तो आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखाना है। और आपसे मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही बनता है भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा कैसे आपके पास। लास्ट वीडियो में हमने फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था रिएक्ट का, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम टैलविंड को कॉन्फ़िगर करेंगे, और आज की वीडियो में हम वही चीज करने वाले हैं। और प्लस एक एडिशनल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हमने एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके, लेकिन उसके अंदर एक फीचर और ऐड करेंगे हम जिसका नाम है वीट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, मैं लिखूंगा वीट। अब बेसिकली ये वीट क्या करता है, आपका जो रीड का एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा लाइट वेट कर देता है, थोड़ा स्पीड अप कर देता है, ठीक है। अब इसको किस तरह से सेटअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर डालना है गेट स्टार्टेड। जैसे आप गेट स्टार्टेड करोगे आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको ये वाला कमांड दिखेगा, npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने वीएस कोड में जाना है, और यहाँ पर आके ये टर्मिनल ओपन करना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना। जैसे आप इसका एंटर मारोगे ये आपके बारे में कुछ पूछेगा, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है, और आप किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हो, वो सारी चीजें पूछेगा। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐप वाला जो फोल्डर है उसी के अंदर मेरा जो फोल्डर है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट डालूंगा और एंटर मारूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको किस में बनाना है, वेनिला जावास्क्रिप्ट में बनाना है, व्यू में बनाना है, रिएक्ट में बनाना है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिए। हम रिएक्ट के अंदर बनाएंगे तो मैं रिएक्ट को एंटर मारूंगा। उसके बाद ये पूछेगा कौन सा वेरिएंट चाहिए आपको, टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एसडब्ल्यूसी चाहिए या प्लेन आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो हम सिर्फ प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर बना रहे हैं, तो मैं इस पे एंटर मारूंगा, ठीक है। जैसे आप एंटर मारोगे देखिए कितना जल्दी से हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पैकेज डॉट जेसन है ना हमारा प्रोजेक्ट का एक तरह से बोल सकते हैं डिपेंडेंसी सारी इसके अंदर आती है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सारी चीजें आती है कि आप कौन सा लाइब्रेरी यूज करे हो, कौन सा वर्जन यूज करे हो, सारी चीजें पैकेज डॉट जेसन के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ पैकेज डॉट जेसन दिया है हमको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूंगा
npm इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल क्या करेगा, बेसिकली इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर आएगा और सारी डिपेंडेंसीज देखेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर तैयार करके देगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप देखोगे कि एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, यहाँ पर एक्चुअली npm इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अब देखिए थोड़ी सी देर में ना नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है। अब यहाँ पर आप देखिए नोड मॉड्यूल का मेरा फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजें आ गई जो जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमने वीट का सेटअप कर चुका है। यहाँ पर आपको एक वीट की फाइल भी आपको देखने मिलती है। अब हम करेंगे टेलवेंट का सेटअप। तो टेलवेंट के लिए आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है टेलवेंट सी एस एस। ठीक है, टेलवेंट सी एस एस लिखना है आपको। तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। ठीक है, तो टेलवेंड सी एस एस डॉट कॉम है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखने मिलेगा। ठीक है, अभी हम अपने को क्या करना है, अपने को इसको अपने वेबसाइट के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, जैसे बूटस्ट्रैप करते हैं ना उसी तरह से। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर इस पे आपको डॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप डॉक्स पे क्लिक करोगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने मिल रही है। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको फ्रेमवर्क गाइड पे क्लिक कर देना। जैसे आप फ्रेमवर्क गाइड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे, जैसे नेक्स्ट जेएसएल, लारावेल है, वीट है ना। अब जैसे कि हम वीट यूज करें तो मैं वीट पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही आप वीट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने स्टेप बताया किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो अपन ने पहले ही बना लिया है, यानी कि अपन ने प्रोजेक्ट तो बना लिया है ना वीट के थ्रू, तो ये वाला स्टेप हम छोड़ देंगे। हम ये वाले स्टेप पे आएंगे और ये वाली चीज कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर आके इसको करेंगे पेस्ट। तो ये मेरा टेलवेंट इंस्टॉल हो चुका है। मैं पैकेज डॉट जेसन में जाऊंगा और यहाँ पर देखो टेलवेंट करके आ चुका है हमारे पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। इन्होंने फिर ये बोला है कि इसको इंस्टॉल करो, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ के इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उसको इंस्टॉल किया तो मेरी दो फाइल बन चुकी है। पहली है पोस्ट सी एस एस डॉट कॉन्फिग करके, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हैं। और दूसरी फाइल बनी है टेलविन कॉन्फिग डॉट जीएस, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे के स्टेप देखते हैं। इसने बोला है कि टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जीएस वाली फाइल में ना कंटेंट को चेंज कर दो, तो मैं कंटेंट को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, और टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जीएस ये वाली फाइल है और इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा कंटेंट चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बोला इसने, इसने बोला कि इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर ये सारी चीजें डाल दो, तो मैं डाल दूंगा। जैसा जैसा इसने बता रहा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो हमारी इंडेक्स डॉट सीएसएस किस में मिलती है हमको, सोर्स के अंदर मिलती है। ठीक है, सोर्स के अंदर इंडेक्स डॉट सीएसएस दिख रही है आपको, इस पे एंटर करूंगा और यहाँ पर आके एकदम टॉप में मैं मेरा वो कोड डाल दूंगा। ठीक है, मैंने डाल दिया। अभी आगे क्या बोला इसने कि अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, तो एनपीएम रन डेव करेंगे हम, यहाँ पर आके एनपीएम रन डेव, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट 5173 पे होस्ट कर रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगा एंड हमारे ब्राउजर पे चलेंगे और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीट का प्रोजेक्ट विथ टेलवेंट होस्ट हो चुका है, यानी कि रन कर रहा है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें टेलवेंट कॉन्फ़िगर हो गया है कि नहीं हो गया है। वीट तो आप देख सकते हो वीट प्लस रिएक्ट है, यानी कि वीट से मतलब वीट हो चुका है। अभी हमने अपने को ये इंश्योर करना है कि टेलवेंट कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं वापस। इसमें देखो इसने क्या बोला है, इसमें टेलवेंट के अंदर देखो हम प्री डिफाइंड क्लासेस जो होती है ना वो डालते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो मेन फाइल है app डॉट jsx, ठीक है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर लिखा है ना ये क्या लिखा है यहाँ पर, रीड प्लस रिएक्ट है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे कोड को हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, पूरे कोड को हटाता हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मेरा नाम लिखता हूँ, एक H1 लेता हूँ, H1, यहाँ पर लिखता हूँ दीपक। ठीक है, यहाँ पर दीपक आ चुका है। अभी मेरे को इसके अंदर क्या करना है, क्लास ऐड करनी है। ठीक है, जैसे कि मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा बीजी ग्रीन 15। ठीक है, अभी मैं जैसे इसको किया, अभी देखिए बैकग्राउंड में इसके क्या आ चुका है, ग्रीन। थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ, 500 करता हूँ। अभी आपको देखने मिलेगा, देखिए बैकग्राउंड में क्या आ चुका है, ग्रीन आ चुका है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो टेलवेंट है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो चुका है। टेलवेंट के अंदर क्या है, आपको प्री डिफाइंड क्लासेस मिलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या डाला है, बीजी ग्रीन 500। ठीक है, उसी तरह टेक्स्ट 3 एक्सएल हो गया, यानी कि टेक्स्ट कितना बड़ा चाहिए, फोंट बोल्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, अंडरलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी जैसे अंडरलाइन मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया अंडरलाइन। ठीक है, फिर वापस आऊंगा तो देखिए अंडरलाइन भी आ चुकी है। ठीक है,
तो इस तरह से ना आपको थोड़ा सा टेलवेंट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपको सीएसएस आता है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जैसे कि अभी मेरे को ये चेक करना है कि टेलवेंट के अंदर फॉन्ट साइज किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज इन टेलमेंट। ठीक है, तो जैसे मैं करूंगा मेरे सामने ये पहले से आ चुका है। यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा कि हाँ भाई टेक्स्ट टू एक्सेल करेगा, तो फोल्ड साइज 1.5 रैम हो जाएगी, जो कि 24 पिक्सल के बराबर होती है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, तो इसको क्या नाम है इसका, टेक्स्ट टू एक्सेल में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट टू एक्सेल। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पर आके देखूंगा तो देखो छोटा आ चुका है। तो इस तरह से है ना आपको चीजें सर्च कर करके सीखनी है। जब आप सर्च कर करके चीजों को सीखोगे ना तो काफी लंबे समय तक और काफी अच्छे से सीख पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की इन रिएक्ट जेएस। तो आज हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, क्यों कंपोनेंट्स रिएक्ट जेएस को इतना पॉपुलर बना देते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन देखेंगे छोटा सा, और फिर हम अपने एडिटर में जाएंगे और वहां पर हम कंपोनेंट बना के दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे हमारा, ठीक है, उसके बाद हम कोड एडिटर के अंदर जाएंगे, वहां पर हम कंपोनेंट बनाएंगे, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपोनेंट को आपको दूसरे कंपोनेंट के अंदर किस तरह से इंपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन रिएक्ट जेएस यहाँ पर देखिएगा आप, मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इन React JS a component is a reusable piece of the user interface। तो कंपोनेंट क्या होता है, एक रियूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। सपोज मेरे पास एक छोटा सा कार्ड है या छोटा सा बटन है, तो मैं क्या करूंगा उस पर्टिकुलर बटन का जो भी, जैसे कि मेरे को बटन बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, तो जो भी कोड है रिलेटेड टू बटन में उसको एक पीस ऑफ फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। तो वो जो भी कितना भी कोड रहेगा बटन का, उसको मैं एक क्या करूंगा, कंपोनेंट बना दूंगा, एक तरह से एक फंक्शन बना दूंगा। तो वो क्या हो चुका, मेरा एक कंपोनेंट हो चुका है। और इन फ्यूचर अगर मुझे वो बटन चाहिए रहेगा तो मैं सिंपली उस कंपोनेंट को कॉल करूंगा और मेरा बटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रियूजेबल पीस ऑफ द यूजर इंटरफेस। अगला पॉइंट देखिए, कंपोनेंट्स लेट यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रियूजेबल पीसेस एंड थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, जो भी आपका यूआई का पार्ट रहता है, जैसे कि बटन मैंने बना लिया, मैंने कार्ड बना लिया, मैंने अदर नेव बार बना लिया, तो वो सारी चीजें इंडिपेंडेंट है और रियूजेबल पीसेस के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी। रिएक्ट के अंदर आप जब चाहो जहां पर चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसको आइसोलेशन इसके लिए बोला गया है क्योंकि उनको हमने एक सेपरेट जगह पे रखा है। ठीक है, एक बटन का अलग कंपोनेंट है, नेवबार का अलग कंपोनेंट है, कार्ड का अलग कंपोनेंट है, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, दे कैन बी आइदर क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड। देखिए स्टार्टिंग में जब रिएक्ट लॉन्च हुआ था तो वो टाइम पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज किया जाता था क्योंकि उसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट था। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, स्टेट यानी कि एक डायनामिक डेटा ट्रांसफरिंग होती है। सपोज मुझे डायनामिक डेटा चाहिए, तो क्या होता था, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर होता था, फंक्शन बेस्ड के अंदर सिर्फ स्टेटिक चीजें होती थी। लेकिन जब से हुक रिएक्ट के अंदर आया है तो फंक्शन बेस्ड भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के टक्कर का हो चुका है। और आज आपको यही देखने मिलेगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट बनाने का तरीका, वो काफी अच्छा है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर के अंदर, तो एक सिंपल सा कंपोनेंट बना के देख। तो ये मैं आ चुका हूं मेरे कोड एडिटर के अंदर। जैसे कि आपको सबको पता है, ये चीजें हमने पहले की थी हमारी पहली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, पता है f.js फाइल है, ठीक है, ये f.js फाइल कहाँ रेंडर होती है, main.jsx के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो देखते आए पहले से उनका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स। ठीक है, और इस कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल बनाएंगे, demo.jsx। अब एक तो शॉर्ट फॉर्म आता है, ठीक है, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है रिएक्ट स्निपेट का, ठीक है, आप भी कर सकते हो। अब मैं लिखूंगा RFCE, जैसे मैंने डाला, देखिए मेरा कंपोनेंट बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एकदम स्क्रैच से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि जैसे कि मैंने RFCE की कमांड डाली, देखिए वापिस से डाल के बताता हूँ, RFCE। तो इसका मतलब क्या होता है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, आप जब कंपोनेंट बनाते हो तो आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। उसके बाद देखिए आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, और इस फंक्शन का आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जो आप फंक्शन का नाम दोगे सेम आपको उसी से एक्सपोर्ट भी करना है, राइट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने किया है डेमो, यानी कि ये जो फंक्शन, यानी कि ये जो कंपोनेंट में बना रहा हूं उसको मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करोगे आप उसको आगे जाके इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है।
तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया डेमो करके, तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ठीक है, जब हम फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ चीजें रिटर्न करता है सेम। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीजें ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और इस रिटर्न के अंदर है ना आप एक ही एंटिटी को रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है, ये तो आपको पता है अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर दो एक div लिखा है, अब मैं यहाँ पर एक और div लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप सिर्फ एक ही एंटिटी को रिटर्न करवा सकते हो। तो ये हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, और इसमें हमने कैसे बनाया, हमने ट्रेडिशनल मेथड से कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। पहले हमने फंक्शन लिखा, फिर डेमो लिखा। अब मैं आपको ना एरो फंक्शन के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। तो एरो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारे रिएक्ट को, कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। अब हमको कंपोनेंट बनाना है डेमो का, ठीक है, यूजिंग एरो फंक्शन। तो क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट, ठीक है, कंपोनेंट का नाम क्या है, डेमो, ठीक है, इक्वल्स टू एरो एंड दिस। फिर ये रिटर्न करेगा, कुछ तो रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये डाल देते हैं रिएक्ट का फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिखूंगा, हेलो फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, ओके। और इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो, ठीक है। तो ये मेरा कंपोनेंट बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए, और हमारी जो वेबसाइट है वो रन हो रही है 5173 पे। मैं चलता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 5173 पे हमारी वेबसाइट रन हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो कंपोनेंट है वो इस दीपक के नीचे आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम चलेंगे हमारे ऐप डॉट जेएस में, ठीक है, आपको पता है सब यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट रेंडर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा मेरे कंपोनेंट को। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है डेमो। कहाँ से आएगा वो आएगा कंपोनेंट्स के अंदर से, डेमो वाले फाइल से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा, तो डेमो स्लैश दिस। मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पे चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए हेलो फर्स्ट कंपोनेंट आपका बनके रेडी हो चुका है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर मैंने कंपोनेंट बनाया था, ठीक है, डेमो करके बनाया मैंने हेलो फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैंने है ना यहाँ से एक्सपोर्ट किया, और फिर app.js में जाके मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया ना, तो वो लाइन बाय लाइन रीड होगी फाइल। तो जैसे वो 13 नंबर पे आएगा ना, वो 13 नंबर के आने के बाद उसको डेमो यानी कि कंपोनेंट मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर आके जो भी इसमें चीजें वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो सारी हमको ब्राउजर पे दिखा देगा। तो दिस इज द कंपोनेंट, राइट। आप चाहो तो और कंपोनेंट बना सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, टेस्ट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पर आके आर एफ सी ई डालूंगा। और जैसे मैंने आर एफ सी ई डाला, देखिए मेरा ऑटोमेटिकली कंपोनेंट बनके रेडी हो चुका है। मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना है दिस इज टेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। इसको सेव करूंगा और एप डॉट जेएस में आऊंगा, और डेमो के नीचे इसको इंपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा टेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। सेव किया, आया यहाँ पर देखिए दिस इज अ टेस्ट कंपोनेंट। तो इस तरह से हम रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। आप एरो फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो, अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। और इस तरह से हम है ना हमारे कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं हम रिएक्ट जेएस के अंदर। तो आज हम कवर करेंगे हमारे प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। तो पहला से हम थोड़ा सा 3 पॉइंट देखेंगे प्रॉप्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली प्रॉप इज, राइट। तो पहला जो होता है इसका काम होता है वो डेटा ट्रांसफर का होता है। यानी कि प्रॉप्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू इट्स अ चाइल्ड कंपोनेंट। इसको एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, ठीक है। तो मुझे पेरेंट से कुछ डेटा चाइल्ड में भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा, मैं यूज करूंगा प्रॉप्स को। और वो प्रॉप्स किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वो हम आगे जानेंगे, पहले आप थोड़ा सा थियरी देख लो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रीड ओनली। प्रॉप्स आर इम्यूटेबल विच मींस दे कैनॉट बी चेंज बाय द रिसीविंग कंपोनेंट। प्रोप्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि रीड ओनली होते हैं। किसी भी हालत में उस प्रोप्स को चेंज नहीं कर सकते हो जब आप उसको रिसीव कर रहे हो, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आप हमने प्रोप्स भेज दिया तो हम चेंज नहीं कर सकते। आप पेरेंट कंपोनेंट में उसको चेंज कर सकते हो, बट जब आप रिसीव कर रहे हो चाइल्ड कंपोनेंट में, उस वक्त आप उस प्रोप्स को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो ओनली रीड ओनली रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है यूनिडायरेक्शनल फ्लो। प्रोप्स एंश्योर वन वे डेटा फ्लो, प्रोमोटिंग प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट इन एप्लीकेशन। अब रिएक्ट के अंदर जो प्रोप्स है ना वो एक ही डायरेक्शन फ्लो करते हैं, वो है पेरेंट टू चाइल्ड, राइट। तो इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अभी हम चलेंगे हमारे एडिटर में, और वहां पर मैं आपको प्रोप्स डिक्लेयर करके बताऊंगा। तो ये हम आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहां से बंद करता हूं, और इसको थोड़ा सा हाइट इसकी बढ़ा देता हूं, राइट।
तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारा है app.jsx, है ना। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता रहेगा कि ये app.js के अंदर हम हमारे सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि मैंने रिएक्ट जेएस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जरूर से जरूर इसके पहले वाली वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। अगर तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बोलने वाला हूं जो मैंने पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो आप पहले वो सारी वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, राइट। तो ये app.js है हमारा, हम वेट यूज कर रहे हैं और टेलविंड इसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब इसको मैं रन करूंगा, तो इसको रन करने के लिए हम कमांड डालते हैं npm run dev, एंटर मारेंगे। जैसे एंटर मारूंगा मेरा वीट का एप्लीकेशन रन स्टार्ट हो जाएगा और ये मेरे को यूआरएल मिली है और इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और चलूंगा ब्राउजर पे और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। जैसे मैं पेस्ट करूंगा देखिए हमारा जो रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। ठीक है, देखो होम पेज पे दिख रहा है दीपक हेलो फर्स्ट कंपोनेंट 1, दिस इज टेस्ट कंपोनेंट, राइट। अभी जो सारी चीजें है वो हमने कंपोनेंट के अंदर लिख के रखी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले हम चलते हैं डेमो के अंदर। डेमो के अंदर लिखा है हेलो फर्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो फर्स्ट कंपोनेंट 1। अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे दीपक लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूं दीपक। अब इसको सेव करूं, देखो यहाँ पे दीपक आ गया है, ठीक है। तो ये तो कंपोनेंट के अंदर लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें आ रही है वो प्रॉप्स के थ्रू आए। अब प्रॉप्स के थ्रू कैसे आएगी मैं आपको बता दूं, चलो यहाँ पर आएंगे। ये जो हेलो फर्स्ट कंपोनेंट है ये है डेमो वाला, ठीक है। हम app.jsx में चलेंगे और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेमो लिखा हुआ है, यानी कि डेमो को इंपोर्ट किया है, राइट। अब जो प्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली एक एट्रीब्यूट होते हैं। अगर आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे कि हम HTML के अंदर क्या करते थे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। फिर इसके अंदर क्या करते थे, स्टाइल डाल देते थे, है ना। स्टाइल डाल दिया, फिर इसके अंदर हमने आईडी दे दी, है ना। फिर इसके अंदर हमने क्लास दे दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स है, राइट। तो सेम चीज है ना, प्रॉप्स है। प्रॉप्स भी आपको एज एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर डेमो है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं देता हूं जैसे कि नेम, ठीक है। मैंने नेम मेरे एट्रीब्यूट प्रॉप्स का नाम रखा है और यहाँ पर आपको इक्वल्स टू डालना है और यहाँ पर आपको कंटेंट डालना है, ठीक है। क्या कंटेंट डालना है, ये सारा ये सेम कंटेंट हमको एज अ प्रॉप्स लेना है, राइट। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा, एक्स कंट्रोल एक्स किया, फाइल को सेव किया, वापिस app.jsx में आऊंगा और यहाँ पर मैं उसको डाल दूंगा, राइट। तो अब मैंने जो मेरा कंटेंट है वो मैंने app.jsx के अंदर डाला है, जहां पर मैंने डेमो वाला जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट किया, राइट। इसको मैं सेव कर दूंगा। अब हम चलेंगे हमारे डेमो के अंदर और यहाँ पर है ना, जब आप प्रॉप्स पास कर रहे हो, यानी कि यहां से आप जब प्रॉप्स ये जो भेज रहे हो नेम, राइट, ये आपने भेज दिया। अब आपको ये अपने कंपोनेंट में किस तरह से रिसीव करना है वो देखिए। डेमो के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉप्स, लिख दिया। आप और कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है प्रॉप्स ही लिखना है, बट एज ए गुड प्रैक्टिस आपको प्रॉप्स लिखना है, ठीक। अब आपको H1 के अंदर आना है और यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी है, यहाँ पर लिखना है प्रॉप्स डॉट नेम, क्योंकि हम नेम पास कर रहे हैं, राइट। और ये जो कर्ली ब्रेसेस हमने डाली है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसके लिए। इसको सेव करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे, यहाँ पर देखिए आपको वही चीज दिख रही है, हेलो फर्स्ट कंपोनेंट दीपक 1। और ये जो दीपक 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट, app.js में लिखा है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, मैंने दीपक को हटा दिया, अभी देखिए क्या आ रहा है, अभी गायब हो गया, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एज अ प्रोप्स को नेम भेज रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोप्स के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, यानी कि एज अ प्रोप्स हम रिसीव कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और जो प्रोप्स आप भेज रहे हो उसको सिंपली यहाँ पर रिसीव करना है। तो आपको ये जो प्रोप्स डॉट है ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो भी देखिए यहाँ पर सेम चीज हम रिसीव कर पा रहे हैं, राइट। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोप्स भेज सकते हो, आप मल्टीपल प्रोप्स भेज सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने नेम भेजा है, अब मैं चाहता हूं कि मैं मेरी एज भेजूं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा एज इक्वल्स टू कोमा इन्वर्टेड कोमा 25, ठीक है। यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया। अब इसको सेव करूंगा और हमारे डेमो डॉट जेएसएक्स में चलेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोमा डाल के क्या प्रोप्स भेजा मैंने, एज, तो यहाँ पर मैं एज रिसीव कर लूंगा, राइट। और यहाँ पर मैं एक और एच3 लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एज। अब सेव करेंगे और ब्राउजर पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर 25 आपको देखने मिल रहा है, राइट।
तो आई होप आपको समझ गया होगा कि प्रोप्स क्या होते हैं, हम किस तरह से प्रोप्स को भेजते हैं और किस तरह से प्रोप को रिसीव करते हैं, राइट। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आप प्रोप्स को डिस्ट्रक्चर करते हो, यानी कि आप जब लिखते हो प्रोप्स डॉट, जरूरी नहीं आप बार बार लिखो, आप डायरेक्टली है ना उसको डिस्ट्रक्चर कर दोगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल के, राइट। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम हुक्स के बारे में जानेंगे कि हुक्स क्या होती है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो रिएक्ट के अंदर दो टाइप्स के कंपोनेंट होता है, एक होता है क्लास और एक होता है फंक्शन, ठीक है। तो क्लास के अंदर है ना हम यूजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम स्टेट मैनेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता स्टेट क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो भी आपके डॉम पे चेंजेस होता है, ठीक है, वो होता है स्टेट की मदद से। यानी कि डायनामिकली जो कंटेंट चेंज होता है, सपोज मैंने एक काउंटर बनाया, ठीक है, जीरो करके। जैसे कि ये मेरा एक डोम है, ठीक है, इधर मैंने लिखा जीरो और एक मेरे पास बटन है। तो जैसे मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये प्लस वन होते रहेगा, ठीक है, प्लस वन हो गया, प्लस टू हो गया। तो जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो स्टेट की वजह से हो रहे हैं। तो पहले तो क्लास के अंदर हमको ये चीजें मिलती थी, लेकिन यूजिंग हुक्स, जब से हुक्स आया है रिएक्ट के अंदर, तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी हम है ना स्टेट मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यूज स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। यूज स्टेट हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से हम यूज स्टेट को यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर। तो यूज स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। अगर कोई इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहा है, यानी कि इसके प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं बोलूंगा कि भाई आप पहले प्रीवियस वीडियो सारी 2x में देख के आओ, फिर इस वीडियो को ओपन करना, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। और जो लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए तो एकदम हलवा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हुक्स को। हुक्स के अंदर जो पहला हुक है वो है यूज स्टेट, ठीक है। अब बात आती है कि किस तरह से हम पहचाने कि ये हमारा हुक है। तो देखिए, कोई भी आपको नाम दिख रहा है उसके पहले अगर यूज लिखा है, कोई भी नाम है उसके आगे अगर यूज लिखा है तो वो हमारा क्या है, हुक है। तो जैसे कि यूज स्टेट मैंने लिखा तो यूज स्टेट मेरा एक हुक है, राइट। अब हुक को कैसे हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे वो देखिए। जो हमको हुक मिलता है वो मिलता है रिएक्ट से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इम्पोर्ट और इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा यूज स्टेट। तो ऑटोमेटिकली देखिए कहाँ से आ गया, वो रिएक्ट के अंदर से आ गया, राइट। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ओके। अब यूज स्टेट को यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन यूज स्टेट बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। तो पहले तो हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, npm रन डेव, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक से समझाना चाहूंगा, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यूजिंग यूज स्टेट हुक, राइट। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे ब्राउजर पे अभी कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग लूंगा, ठीक है, और इसको एक काउंट, और यहाँ पर काउंट यहाँ पर डाल देता हूँ मैं जीरो। ब्राउजर पे मेरे काउंट जीरो दिख रहा है सबको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायनामिक करता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा लेट काउंट करके, उसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी जीरो, ओके। उसके बाद एक मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट। ये एरो फंक्शन हो गया मेरा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्या करवाता हूँ, हेलो, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बटन लूंगा, बटन लिया और यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है, MENT इंक्रीमेंट। और उस फंक्शन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है। और वो फंक्शन का नाम क्या है, इंक्रीमेंट, ठीक है। ब्राउजर पे चलते हैं, कंसोल खोलते हैं। कंसोल के बाद यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है, मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे हेलो लिख के आ रहा है, यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊं तो मेरा ये जो काउंट की वैल्यू है वो क्या हो जाए, एक प्लस हो जाए, ठीक है। उससे पहले उस काउंट को हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। कैसे करते हैं आपको सबको पता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 50, 80 लिखूं, तो यहाँ पर मुझे 80 देखने मिल रहा है, ये इतना सबको पता है। यहाँ पर वापस जीरो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ये वेरिएबल मैं डाल देता हूँ, काउंट मैंने डाल दी। यहाँ पर आएंगे तो अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है जीरो आ रहा है कंसोल में। इसमें थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, ये देखो जीरो आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो एक एक इंक्रीमेंट हो,
तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, +1 सेव करूंगा और वापिस यहाँ पर आऊंगा। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो कंसोल में देखना क्या आएगा। मैंने क्लिक किया, 1 आया, वापिस क्लिक किया, 1 हुआ, वापिस क्लिक किया, 1 हुआ, मतलब इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई तेरी जो भी पुरानी वैल्यू है उसको भी ऐड कर दे, यानी प्लस इक्वल्स टू मैं जब करूंगा तो मेरा क्या होगा, देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो पुरानी वैल्यू है उसको भी ऐड कर रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, काउंट +1, ठीक है, सेम है, देखिए 2 3 4, ठीक है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ये वाला, प्लस इक्वल्स टू, यानी कि जो पुरानी वैल्यू है उसको भी ऐड कर दो। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखिए यहाँ पर काउंट है, सेम काउंट हमने यहाँ पर यूज किया है, और उस काउंट को हम क्या करें, इंक्रीमेंट भी करवा रहे हैं। जब वो काउंट यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए। कंसोल के अंदर देखो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, यहीं पर भी तो हमने सेम वेरिएबल यूज किया है, किया है कि नहीं किया है? किया है ना। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट। अब समझा आपको, यूज स्टेट हम क्यों यूज करते हैं, हमारा जो डॉम है उसके अंदर डायनामिकली डेटा को पास करने के लिए हम यूज स्टेट हुक यूज करते हैं। तो अब ये जो चीज है ना, मैं सेम आपको यूज स्टेट के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको कर देते हैं कमेंट। अब बात करते हैं कि यूज स्टेट को लिखेंगे कैसे। देखिए, यूज स्टेट के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है कॉन्स्ट, उसके बाद आपको एरे ओपन करना है, उसके बाद आपको लिखना है काउंट, और यहाँ पर लिखना है सेट काउंट, उसके बाद इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस ओपन कर देना है। अब मैं बताता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो आपको सबको पता है ये यूज स्टेट बेसिकली यूज स्टेट हुक है, ठीक है। जिसके आगे भी यूज लिखा है वो क्या है, एक हुक है। तो इस यूज स्टेट के अंदर हमको दो चीज मिलती है, कितनी, दो। एक तो मिलता है हमको वेरिएबल, एक मिलता है हमको फंक्शन, ठीक है। क्या मिलता है, एक मिलता है हमको वेरिएबल, एक मिलता है हमको फंक्शन। अब जो भी चीज हम इस फंक्शन के अंदर सेट करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब कैसे आएगी, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट, इसका नाम हम दे देते हैं इंक्रीमेंट ही देते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है। सेम एरो फंक्शन है, सेम चीज है, बस हम यूज स्टेट की मदद से हम चेंजेस करें। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे काउंट और प्लस इक्वल्स टू 1। और ये जो यूज स्टेट है इसके इनिशियल वैल्यू भी आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 0 दे सकते हो, यहाँ पर आप 1 दे सकते हो, यहाँ पर आप कुछ नेम दे सकते हो, ठीक है। पहले आपको ये चीज दिखा देता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये काउंट मैंने कहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर यूज किया है, और मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, मैंने दीपक दी है, यानी कि एक स्ट्रिंग पास की है। इसको सेव करूंगा, ब्राउजर पे चलेंगे, तो यहाँ पर एरर आया, इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिफाइन कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया, बट इस चीज को कमेंट कर देंगे, राइट। यहाँ पर देखिए मेरे को दीपक देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग की जगह पे मैं एरे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि एरे बनाया 1 2 3, ठीक है। सेव करूंगा तो यहाँ पर एरे भी दिख रहा है आपको। सेम आप यहाँ पर कोई नंबर ले सकते हो, ऑब्जेक्ट ले सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 0 लिया है, सेव करूंगा, ब्राउजर पे चलूंगा, 0 देखने मिल रहा है। सेम चीज हम करके देखते हैं, ठीक है। सेम चीज मैं उठाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। अब मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये मेरा जो काउंट है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम जो पुरानी चीज कर रहे थे, ये वाली जो चीज कर रहे थे, हम सेम चीज करते हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेम चीज कर रहे हैं हम। क्या एरर आया, काउंट, काउंट एरर आया मेरे को एक, इसको रिलीज करते हैं। क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अब ये बोल रहा है कि जो आपने काउंट वेरिएबल लिया है वो कॉन्स्ट है, इसको आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेट ले लूं तो क्या होगा, कुछ आएगा, देखते हैं, करता हूँ। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। स्टिल हमारा जो कंसोल के अंदर तो वैल्यू अपडेट हो रही है, बट यहाँ पर अपडेट नहीं हो रही है। तो ये चीज क्यों हो रही है, अभी मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ओनली क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हम स्टेट को अपडेट नहीं कर रहे हैं। स्टेट को अपडेट करने के लिए हम यूज करेंगे हमारे सेट काउंट फंक्शन। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें क्या कर दो, +1 कर, ठीक है। और इसको कर देते हैं कमेंट। अब क्या करेंगे, इस काउंट को कंसोल, एक काम करो, काउंट को कंसोल रहने दो, मैं सीधा आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, ठीक है। इसको रिलोड करेंगे एक बार। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ,
मैंने क्लिक किया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये कैसे हो रहा है? यूजिंग यूज स्टेट हुक, इसकी मदद से हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे जो ब्राउजर है, डोम है, उसके अंदर स्टेट को मैनेज कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर पूछ लेता है कि ये यूज स्टेट हुक हम क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यूज स्टेट हुक हम यूज करते हैं हमारे स्टेट मैनेजमेंट के लिए, कि डोम पे जो भी हमको डेटा दिखता है वो मैनेज होता है यूजिंग यूज स्टेट हुक। ठीक है, तो ये था यूज स्टेट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज इफेक्ट को। तो सबसे पहले सिंटेक्स बता देता हूं मैं कि किस तरह से आपको यूज इफेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूज इफेक्ट। जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर पहले आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट से यूज इफेक्ट को, और उसके बाद यहाँ पर आके आपको इसको इस तरह से करना है। ठीक है, इसके अंदर एक ये फंक्शन लेता है, एरो फंक्शन में डालता हूँ। तो ये मैंने एरो फंक्शन यहाँ पर डाल दिया। यूज इफेक्ट को समझाने के लिए ना मैं आपको एकदम बेसिक सा एग्जांपल बताऊंगा, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक, तो अभी इसको है ना ब्राउजर में जाके चेक करते हैं कि क्या हमको कंसोल में दिख रहा है। तो ब्राउजर पे चलेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट ओपन करेंगे, और यहाँ पर देखो मुझे हेलो देखने को मिल रहा है। राइट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कंसोल किया है हेलो, तो हेलो ही दिखना चाहिए। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आइए। अब ये जो यूज इफेक्ट है ना, वो साइड इफेक्ट देने के लिए काम में आता है हमारे रिएक्ट के अंदर। अब साइड इफेक्ट क्या होता है? लेट सपोज मैं कोई एपीआई फेच कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट टाइम हमारा मेरा जो एपीआई है वो रेंडर हो। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि जब मैं इस पर्टिकुलर स्टेट को चेंज करूँ तब मेरी वो वाली एपीआई हिट हो। तो उस कंडीशन में ना हम यूज इफेक्ट हुक काम में लेते हैं। इसको मैं आप ना एकदम इजी बताता हूँ, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझो कि यूज इफेक्ट हुक करता क्या है। तो ये था सिंटेक्स यूज इफेक्ट का। इसके अंदर तीन चीजें होती है ना। यहाँ पर है ना, एक तो ब्लैंक होता है, और एक होता है यहाँ पर कोमा डाल के एम्प्टी एरे। ठीक है, और एक होता है इस पर्टिकुलर एम्प्टी एरे के अंदर कुछ वैल्यू डालना। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या। तो ये जो बेसिकली एम्प्टी एरे है ना, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी, यानी कि किस पर्टिकुलर चीज पर ये वाली जो हुक है वो चलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डाला मैंने, और मैंने सेव किया और ब्राउजर पे जाके मैं देखूंगा, तो मुझे हेलो दिख रहा है। अब जब मैं ये वाली स्टेट, यानी कि इंक्रीमेंट पे हमने क्या लगाया, ये जो इंक्रीमेंट बटन है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट वाला फंक्शन चल रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, काउंट को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि स्टेट को चेंज कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो देखो हेलो आया, हेलो आया 2 बार। देखो, जितनी बार मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ उतनी बार मेरी यूज इफेक्ट हुक चल रही है। ठीक है, तो ये है विदाउट एनी डिपेंडेंसी। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एम्प्टी एरे डाल दूं तो क्या होगा, चलिए ये भी देखते हैं। ब्राउजर पे आऊंगा, कंसोल को क्लियर करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टाइम जब मेरी डोम रेंडर हुई तो मुझे हेलो देखने मिला। ठीक है, वापिस मैं रिलोड करता हूँ, देखिए हेलो देखने मिला। अब मैं स्टेट को चेंज करता हूँ, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम मेरा जो डोम है वो रेंडर हुआ तभी मुझे हेलो देखने मिला। अब जब यहाँ पर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो देखो वो यूज इफेक्ट चल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या डाला है, एम्प्टी एरे। तो एम्प्टी एरे का मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तभी वो वाली यूज इफेक्ट चलेगी। यानी कि ये यूज इफेक्ट कब चलेगी, जब फर्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, उसके बाद नहीं चलेगी। अगर यहाँ पर मैं कुछ नहीं डालता तो क्या होता, ये हर स्टेट के चेंज होने पे चलती है, यानी कि हमारे कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो ये वाली यूज इफेक्ट हुक चलेगी। ठीक है, तीसरी चीज है कि अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है या कोई फंक्शन चेंज हो रहा है, उसके ऊपर हमारा ये यूज इफेक्ट हुक चलना चाहिए। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस काउंट वाली स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब वो काउंट वाली स्टेट चेंज हो तो ये मेरा यूज इफेक्ट चलना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करूंगा, ब्राउजर पे चलेंगे, और यहाँ से मैं इसको रिलीज कर दूंगा, और इसको मैं रिलोड करूंगा। तो फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही चलेगा। अब जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा, यानी कि ये वाली स्टेट चेंज करूंगा, तो भी देखो मेरा वो यूज इफेक्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बताया उसको, जब काउंट की स्टेट चेंज हो, जब काउंट की स्टेट चेंज हो तो ये वाला हुक चलना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 यूज केसेस हमने देखे यूज इफेक्ट हुक के। फर्स्ट था कुछ नहीं डाल रहे हम, सेकंड था हमने एम्प्टी एरे डाला, थर्ड हमने पर्टिकुलर स्टेट के चेंज होने पे हमारा यूज इफेक्ट हुक रन करवाया। ठीक है, तो अभी चलते हैं यूज रेफ हुक को पढ़ते हैं। उससे पहले आप इस कोड के अंदर थोड़ी सी नजर डालो। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट बॉक्स लिया है मैंने, ठीक है, और एक स्टेट लिया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऑन चेंज पे जो भी इनपुट की वैल्यू है वो मैं इस पर्टिकुलर डेटा की, यानी कि स्टेट के अंदर डाल रहा हूँ।
ये मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो भी मैं इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ मेरी एक स्टेट के अंदर जा रहा है, और स्टेट का नाम क्या है मेरा, डेटा, ठीक है। मैं आपको नीचे यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पी टैग लेते हैं और यहाँ पर मैं डेटा को रेंडर करवाता हूँ, और यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा सा वाइट करते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, हम इसके अंदर टेलमेंट भी यूज कर रहे हैं, तो मेरा जो टेक्स्ट है उसका क्या हो गया, कलर वाइट हो गया, ठीक है। अब जो भी मैं इस इनपुट के अंदर टाइप करूंगा वो मुझे यहाँ पर देखने मिलेगा। तो लेट सपोज मैं मेरा नाम डालता हूँ DEEPAK। तो अब यहाँ पर देखिए जो भी मैंने इनपुट के अंदर डाला ना वो मुझे यहाँ पर देखने मिला। क्यों मिला, क्योंकि हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, ये वाली स्टेट, ठीक है। ये वाला जो स्टेट है ना डेटा को, यहाँ से हम ऑन चेंज पे अपडेट कर रहे हैं, और उसी को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये तो यूज स्टेट है ना, इसमें यूज रेफ का क्या रोल है, तो चलिए उसको समझते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर मेरा नाम डाला था, ठीक है, दीपक। तो मुझे ये जानना है कि जब मैं एक सिंगल टाइप कर रहा हूं, जैसे कि मैंने डी लिखा फिर ई लिखा, तो क्या मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। आप बोलो कि ऑब्वियसली हो रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई स्टेट को अपडेट करते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। ओके, ऑब्वियसली हो रहा है। तो उसको मेरे को काउंट करना है कि कितनी बार मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है। तो उसके लिए दो चीज है, या तो आप एक यूज स्टेट बनाओ उसकी मदद से आप देख लो, या आप यूज रेफ बनाओ उसकी मदद से देख लो। तो पहले मैं आपको ना यूज स्टेट से बना के दिखाता हूँ, और यूज स्टेट से बनाने के बाद क्या ड्रॉबैक है वो भी आपको आज पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट रेंडर काउंट कोमा सेट रेंडर काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। मैंने यूज स्टेट बनाई और इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। रेंडर काउंट को कॉपी करूंगा, इसको अनकमेंट करूंगा और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट रेंडर काउंट, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे और यूज इफेक्ट बनाएंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट रेंडर काउंट को अपडेट करेंगे, ठीक है। सेट रेंडर अकाउंट की जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस प्लस 1, ओके। एंड यहाँ पर वो रेंडर काउंट हो जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा है ना प्रीवियस, यानी कि ये सेट रेंडर के अंदर क्या है, प्रीवियस वैल्यू हमको मिलती है उसकी, ठीक है। और अब इस यूज इफेक्ट, तो अभी इसका मतलब क्या है, देखिए यूज इफेक्ट के अंदर है ना हमने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं डाली है, यानी कि अगर यहाँ पर एरे डाल देते हैं हम, ऐसे अगर हमने एरे डाल दिया होता ना, तो जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है ना तभी ये हमारी यूज इफेक्ट चलती थी एक बार, कितनी बार, एक बार। अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं डालते हैं तो ये जो यूज इफेक्ट हुक है ना हर एक स्टेट के चेंज होने पे चलेगी। तो अगर मैं डी लिखूंगा तो भी चेंज होगी, ई लिखूंगा तो भी चेंज होगी, यानी कि हर टाइपिंग पे मेरी स्टेट क्या होगी, अपडेट होगी, और हर स्टेट अपडेट होने पे मेरी ये जो यूज इफेक्ट हुक है ना वो अपडेट होगी, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, उससे पहले इसको हम कर देंगे एम्प्टी कर देंगे, और इसको क्लास नेम कर देंगे हम वाइट, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दिख रहा है रेंडर नन टाइम्स, यानी कि नॉट अ नंबर। तो यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब मैंने 0 लिखा, सेव किया। अब यहाँ पर देखो वो इन्फिनाइट लूप में जा चुका है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, हमने इसको इनिशियलाइज किया है 0 से, राइट, 0 से इनिशियलाइज किया है। अब जैसे ये यूज इफेक्ट चलेगा तो हमने यहाँ पर क्या बताया, इसको सेट रेंडर काउंट प्रीवियस वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू प्लस 1, यानी कि जो भी इस रेंडर काउंट की प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। कब कर दो, स्टेट के अपडेट होने पे, ठीक है। अब जैसे स्टेट अपडेट होगी उसके बाद ये यूज इफेक्ट चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर यूज इफेक्ट के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, एम्प्टी एरे भी नहीं है, तो वो क्या होगा, हर एक स्टेट के अपडेट होने पे चलेगा। तो जब रेंडर काउंट को हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारी ये जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो वापिस ये कंपोनेंट रेंडर होगा, जब वापिस से कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये फिर से चलेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो इन्फिनाइट लूप में चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर आके हम फंस गए, भाई मुझे तो काउंट पता करना है कि मेरी जो कंपोनेंट है वो कितनी बार रेंडर हो रहा है ना। बट यहाँ पर तो वो इन्फिनाइट लूप में चला गया। तो इस केस में तो ये यूज इफेक्ट और यूज स्टेट काम नहीं आ रहे। इसको छोड़ के हम यूज करेंगे हमारा यूज रेफ। तो यूज रेफ यूज करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज रेफ,
इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो यूज स्टेट है इसको हटाना है, यहाँ पर लिखना है यूज रेफ, ठीक। और इसको भी सबको हटा देना है, यहाँ पर रेंडर काउंट, ठीक है। और इस ये भी हट जाएगा, इसको कमेंट कर देते हैं एक बार, ठीक है। और ये रेंडर काउंट मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। ओके। अब तो सबसे पहले यहाँ से कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं पूरा, ठीक है, इधर से भी हटा देते हैं। तो फोकस डॉट करंट, इसके अंदर मेरे को एक प्रॉपर्टी मिलती है डॉट फोकस, ठीक है। तो मेथड है, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सेव करूंगा, ब्राउजर पे चलूंगा, ब्राउजर पे चलूंगा। अब देखिए मैं जैसे बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो इस इनपुट बॉक्स को देखना, इसके अंदर फोकस आ जाएगा। देखिए फोकस आ गया। अब मैं जैसे टाइप करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मैं टाइप कर रहा हूँ इनपुट के अंदर, मुझे ऐसा मैन्युअली इनपुट के अंदर आके एंटर मारने की जरूरत नहीं। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर इनपुट को टारगेट करके उसके अंदर फोकस कर रहा है, ताकि मैं डायरेक्टली उसके अंदर कुछ लिख सकूं, ठीक है। वापस मैं रिलोड करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने रिलोड किया ना, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वो इनपुट के अंदर वैल्यू नहीं जा रही है। तो मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस इनपुट को टारगेट कर रहा है और उसके अंदर फोकस डाल रहा है। और अब मुझे मैन्युअली इस इनपुट के अंदर आके है ना, ऐसा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये बेनिफिट है यूज रेफ हुक का।